Then next disorder is obsessive compulsive disorders. Obsessive compulsive disorders is an anxiety disorder characterized by thoughts that cannot be controlled, obsession, and repetitive behaviors or rituals that cannot be controlled, that is compulsions in response to these थॉट्स. ठीक है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो रहता है वो वन काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, जिसमें जो भी विमेन है या फिर जो भी पर्सन है उसको ये रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं. ठीक है, ऑब्सेसिव थॉट्स, एंड उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है वो बिहेव करता है इन रिपीटेटिव मैनर्स. ठीक है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको बोला जाता है कंपल्सन. ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स. And symptoms of the disorders include the excessive washing or the cleaning, repeated checking, extreme hoarding, and preoccupation. Hoarding, that means the person experience the distress. ठीक है, extremely the person will be goes on the distress condition. And preoccupation with the sexual means the hypersexuality condition. Then violent or the religious thoughts, relationship related obsession. Then aversions to particular number. Okay, means the strong dislikes towards the any particular numbers. And nervous rituals such as the opening and the closing a door a certain number of times before entering or the leaving a room. Okay, so ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में एक्चुअली जो सिम्टम्स होता है उसमें पर्सन क्या करेगा, बार बार अपने हैंड वॉश करेगा, क्लीन करेगा, रिपीटेड चेक करेगा, और एक्सट्रीम डिस्ट्रेस कंडीशन में रहता है, और हाइपर सेक्सुअलिटी भी होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेंट या फिर रिलीजियस थॉट्स आते हैं पर्सन के माइंड में, एंड रिलेशनशिप रिलेटेड ऑब्सेशन रहता है, और कुछ चीज़ें उनको डिसलाइक लगती है पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, या फिर नर्वस रिचुअल्स होते हैं, जैसे कई बार होता है कि बार बार क्लोज़ करना डोर को, देन ओपन करना एंड सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड बिफोर एंटरिंग और लिविंग अ रूम. ठीक है, मतलब जब भी रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं या रूम को लीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, रिपीटेडली ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डोर किया जाता है. Then, several reports suggest that women may be at an increased risk for the onset of OCD during the pregnancy and the postpartum period. मतलब बहुत सारे ऐसे स्टडी हैं, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया जा रहा है कि विमेन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड रिस्क जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होने का है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम एंड ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड टाइम, ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है. एंड इन वन स्टडी ऑफ वुमेन विद डायग्नोस्ड OCD, 39% of the participants reported that their OCD begins during a pregnancy. ठीक है, मतलब एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो भी विमेन जो है डायग्नोस्ड हुई हैं विद दी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, तो उनमें से 39% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, एंड शुड बी ट्रीटेड नॉर्मली एज यूजुअली ऑन साइकोलॉजिकल थेरेपी. और अगर किसी विमेन में OCD का प्रॉब्लम है तो उनको हमको नॉर्मली ही ट्रीट करना चाहिए, जो भी साइकोलॉजिकल थेरेपी होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही. एंड अवॉइड द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एंटी डिप्रेशन. ठीक है, कभी भी हम OCD वाले पेशेंट को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एंटी डिप्रेशन ड्रग हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. Then next one is the eating disorders. The prevalence of eating disorders in pregnant women is approximately 4.9%. ठीक है, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है किसी विमेन में या प्रेग्नेंट विमेन में वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 4.9% होता है. एंड स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स में एक्चुअली डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. लेकिन सम स्टडी ऐसा शो कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा रिड्यूसेस अ विमेंस फर्टिलिटी. मतलब अगर किसी विमेन में एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इट्स वन काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स कॉजिंग द पीपल टू ऑब्सेस अबाउट द वेट एंड व्हाट दे ईट. इसमें जो भी विमेन जो इंटेक करती हैं फूड वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं अपने ईटिंग हैबिट्स को भी लेके और अपने वेट को लेके. ठीक है, तो ये क्या करता है, विमेन में फर्टिलिटी रेट को जो है रिड्यूस करता है. एंड विमेन विद दी बुलिमिया नर्वोसा आर मोर प्रॉन टू अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर किसी विमेन में बुलिमिया नर्वोसा, तो जो बुलिमिया नर्वोसा होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है. ठीक है, जिसमें बिंजिंग स्टार्ट होता है, बिंजिंग ईटिंग जिसको बोला जाता है, मतलब
कोई भी विमेन जो होती हैं वो अवॉइड करती हैं कोई भी ऐसा स्टेप लेने के लिए जिससे उनका वेट गेन हो, ठीक है। तो इसमें करती क्या है विमेन कि वो एक्सेसिव फूड इंटेक तो कर लेंगी, लेकिन बाय दी वोमिटिंग वो उसको एक्सेल कर देती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वन काइंड ऑफ इसमें जो है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड कंसीडर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रेदर देन एंटी डिप्रेसेंट। इसमें भी हमको जस्ट ओनली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही देना है, कोई भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स नहीं देना है। एंड एडवाइस अगेंस्ट दी ब्रेस्ट फीडिंग इफ ऑन फ्लुक्सेटिन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई विमेन जो है फ्लुक्सेटिन ड्रग्स ले रही हैं तो उनको बोलना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्टॉप करें। Then psychosis in pregnancy. Women with the psychosis are less fertile, partly as a result of hyperprolactinemia, secondary to antipsychotic drugs. The newer atypical drugs such as clozapine and olanzapine do not have this effect, ठीक है। मतलब अगर कोई भी विमेन जिनको जो है साइकोसिस का प्रॉब्लम है वो लेस फर्टाइल होती हैं और जिसके थ्रू क्या रिजल्ट होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर मतलब हाइपर सिक्रेशंस हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मीन्स हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का जो कंडीशन है उसमें प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ठीक है, वो रिलीज़ होता है, वो उसका लेवल जो है वो हायर हो जाता है इन दी ब्लड, ठीक है। इसके कारण या फिर कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रही है या फिर एटिपिकल ड्रग्स है जैसे कि क्लोजापिन है, ओलेंजापिन, ठीक है, ये डू नॉट हैव दिस इफ़ेक्ट, ठीक है। तो मेनली इसका जो रिज़ल्ट है साइकोसिस होने का वो बिकॉज ऑफ द हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। Then second is the occurrence of the newly discovered episodes of psychosis during the pregnancy is rare। मतलब इसमें कोई भी ऐसा न्यूली डिस्कवर्ड एपिसोड्स ऑफ साइकोसिस नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, अगर होता है तो भी वो बहुत ही रेयर कंडीशन है। एंड वीमेन विथ अ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस द रिलैप्स रेट आर दी हाई, ठीक है। अगर विमेन के पास किसी भी टाइप का प्रीवियस हिस्ट्री है साइकोसिस का तो उसका जो रिलैप्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिलैप्स रेट दैट मीन्स सिक रेट। Then next disease is bipolar mood disorders. It is a psychiatric diagnosis for a mood disorders usually of alternating episodes of mania and the depression. So it is by the name it's already known, that is it is bipolar mood disorders, means the women will feel sometimes mania, episodes of mania and sometimes episodes of depression, and risk of relapse or the sick rate is same in pregnancy as at any other time, ठीक है। इसका जो रिस्क होता है या सिक रेट होने का, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम भी उतना ही होगा जैसे अदर टाइम में होता था। एंड एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ ट्रीटमेंट इज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द रिस्क, ठीक है। अगर जो ट्रीटमेंट ले रही है कोई भी विमेन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स का, ठीक है, मेनिया डिप्रेसिव का जो ड्रग्स है वो अगर ले रही है, अगर वो स्टॉप कर देगी तो उससे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने का रिस्क इंक्रीज होता है। The next is pregnant women who are stable on antipsychotics should be maintained on antipsychotics with monitoring of weight gain and the diabetes, ठीक है। जो भी प्रेग्नेंट women है जो कि स्टेबल हैं विद द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, तो उनको मेंटेन करके रखना चाहिए जो भी वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रही हैं, और उनको प्रॉपर ये मॉनिटरिंग करवाना चाहिए कि ग्लूकोज लेवल कितना है और उनका वेट गेन कितना हो रहा है। एंड इफ़ स्टॉप्ड लिथियम एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कंसिडर एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। मतलब अगर लिथियम ड्रग्स को जो है एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट वो ले रही है, ठीक है, अगर वो इसको स्टॉप कर रही है सो कंसिडर दी एंटीसाइकोटिक्स, तो उसके जगह पे हम दूसरा जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है दे सकते हैं। If new episodes while on medication considered increase of dose or change to another antipsychotics, ठीक है। अगर न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स के, ठीक है, जब वो ऑलरेडी मेडिकेशन चल रही है पेशेंट को, बट स्टिल सी विल हैविंग दी एनी काइंड ऑफ न्यू एपिसोड्स, ठीक है, तो जो भी डोज उसको दे रहे हैं मेडिसिन का उसके डोज को इंक्रीज़ करना चाहिए और समटाइम्स जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए विद दी अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। The next disease is schizophrenia. It is a mental disorder characterized by
breakdown of thought processes and by a deficit of typical emotional response। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये वन काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होता है जिसमें जो भी विमेन का थॉट प्रोसेस रहता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और कोई भी वो इमोशनल रिस्पांस जो है शो नहीं कर पाती है। डेफिसिट ऑफ टिपिकल इमोशनल रिस्पांस होता है। जैसे इसका कॉमन सिम्टम्स हैं, द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, देन पैरानॉइड और द बिजारे डेल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थिंकिंग, एंड इट इज़ accompanied by significant social or the occupational dysfunction and prevalence of about the 0.3 to 0.7% in general population। तो इसका जो कॉमन सिम्टम्स है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब उनको कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देगा, हेलुसिनेशन होगा, एंड पैरानॉइड और बिजारे डेल्यूजन। ठीक है, मतलब सस्पिशियसनेस होगा, एंड बिजारे डेल्यूजन दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट ऑफ समथिंग दैट कुड हैपन। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, कुछ ऐसा चीज़ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, तो ऐसा उनको जो है अननेसेसरी जो बिजारे डेल्यूजन वो है वो स्टार्ट हो जाता है ना। एंड उनका जो स्पीच पैटर्न है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाते, और उनका थिंकिंग भी डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, और सोशल और दी ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होता है। और इसका जो प्रीवलेंस रेट होता है इन दी जनरल पॉपुलेशन दैट इज़ 0.3 to 0.7%। Then women with the schizophrenia who are planning a pregnancy or pregnant should be treated according to guidelines, except switch from the atypical to typical antipsychotic should be considered। ठीक है, मतलब कोई ऐसी women जिनको schizophrenia का ट्रीटमेंट, मतलब अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे सिजोफ्रेनिया है और वो प्लान कर रही हैं, ठीक है, प्लानिंग अ प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। ठीक है, उनको हमेशा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, एक्सेप्ट स्विच फ्रॉम द टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक शुड बी कंसिडर्ड। And women with schizophrenia who are breastfeeding should be treated according to guidelines, except that women receiving the depot medication। depot medication that means जो भी slow release या slow acting जो drugs होते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है। ठीक है, should be advised that their infants may show the extra pyramidal symptoms। ठीक है, मतलब अगर ऐसी विमेन जिनको सिजोफ्रेनिया है और वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, तो उनको भी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो है मेडिकेशन हमको प्रोवाइड करना चाहिए, और उनको ये भी एडवाइस करना चाहिए कि अगर आप ये सारे ड्रग्स लेंगे तो आपके इन्फेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इसमें आता है आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स में डिस्टोनिया दैट मीन्स कंटिन्यूअस स्पाज्म ऑफ द स्पाज्म एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, एकाथीसिया दैट मीन्स मोटर रेस्टलेसनेस होगा, एंड पार्किंसनिज्म मतलब रिजिडिटी होगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे इन द इन्फेंट दैट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। देन लास्ट इज़ द फार्मेकोलॉजिकल मेडिकेशन। तो इसमें हमको कौन कौन से ड्रग्स देना है इफ़ द वीमेन इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सो फर्स्ट इज़ एंटी डिप्रेशन, मोटर ट्राइसाइक्लिक हैव अ हायर फैटल टॉक्सिसिटी इंडेक्स देन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, मतलब जो भी मोस्ट जो ट्राइसाइक्लिक जो ड्रग्स होते हैं उनमें फैटल टॉक्सिसिटी मतलब डेथ ऑफ दी और डेथ नहीं, हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है टू दी बेबी एंड टू दी मदर ऑल्सो। ठीक है, एंड फ्लुक्सेटिन इज़ द सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर विद द लोएस्ट नोन रिस्क ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई विमेन जो है फ्लुक्सेटिन ड्रग्स ले रही है या फिर सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग ले रही है तो उसका जो है बहुत ही कम रिस्क होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड पैरोक्सिटिन टेकन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मे बी एसोसिएटेड विद फीटल हार्ट रेट डिफेक्ट्स। अगर कोई विमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पैरोक्सिटिन ड्रग्स ले रही है तो उसके कारण फीटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है। एंड ऑल द एंटीडिप्रेसेंट्स कैरी द रिस्क ऑफ विड्रॉल और टॉक्सिसिटी इन न्यूनेट्स। इन मोस्ट केसेस द इफेक्ट आर सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसके कारण मतलब कैरी द रिस्क ऑफ विड्रॉल और टॉक्सिसिटी इन न्यूनेट्स, मतलब अगर वो विड्रॉल कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही है तो उसके टॉक्सिसिटी के कारण न्यूनेट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजिपिन्स। Benzodiazepines should not be routinely prescribed for the pregnant women except for short-term treatment of extreme anxiety and the agitation.
ठीक है। इसको कभी भी रूटीनली प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, इसको हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रीम एंजाइटी या एजिटेशन लेवल है तब हम प्रोवाइड करते हैं। एंड रिस्क टू फीटस, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट इसमें होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेल्पोरेट, इन दैट रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, सोडियम वेल्पोरेट जो ड्रग्स होता है उसके कारण भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के रिस्क रहते हैं। देन एंटीसाइकोटिक, क्लोजापिन शुड नॉट बी रूटीनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वीमेन हु आर प्रेग्नेंट। कभी भी क्लोजापिन को हम रूटीनली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं अगर कोई वीमेन जो है प्रेग्नेंट है। एंड थियोरेटिकल रिस्क ऑफ फीटल एग्रेनुलोसाइटोसिस इन दी इन्फेंट। ठीक है, इसमें जो है फीटल एग्रेनुलोसाइटोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब होता है सीवियर जो है ल्यूकोपेनिया होता है, लो WBC काउंट हो जाता है, इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। एंड ओलेंजापिन, रिस्क फैक्टर्स फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। इसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। द नेक्स्ट ड्रग इज कार्बामेजेपिन एंड दी लेमोट्राजिन। Carbamazepine increase the risk of neural tube defect, that is 6 to 20 per 1000. Also the risk of गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स एंड कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़। मतलब अगर किसी विमेन को अगर हम देंगे कार्बामेजेपिन ड्रग्स तो वो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है, साथ ही GI सिस्टम और कार्डियक एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है। एंड लेमोट्राजिन कैरीज रिस्क ऑफ ओरल क्लेफ्ट। ठीक है, इसके कारण ओरल क्लेफ्ट होगा, स्टॉप भी पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, अगर एमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो ऐसे ड्रग्स को हमको स्टॉप करना चाहिए। द नेक्स्ट ड्रग इज़ लिथियम, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो लिथियम ड्रग के कारण भी फीटल हार्ट एबनॉर्मलिटीज़ होता है, कोई भी कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। एंड अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग। लिथियम ड्रग्स को हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए एंड ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। एंड मॉनिटर द फ्लूइड बैलेंस इन लेबर, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड लिथियम टॉक्सिसिटी मे बी नेसेसरी टू चेक द लिथियम लेवल। ठीक है, हमेशा जो है मॉनिटर करना है कि फ्लूइड बैलेंस कितना है, और अगर किसी टाइप का रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन है या फिर लिथियम टॉक्सिसिटी है तो फॉर दैट रीज़न हमको कंटिन्यूसली लिथियम के लेवल को मॉनिटर करते रहना है। जब भी कोई वीमेन जो है लिथियम थेरेपी में चल रही है तो उसके लिथियम लेवल को चेक करना है। एंड देन इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, नो एविडेंस अवेलेबल ऑन रिस्क ऑफ हार्म टू फीटस। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दे रहे हैं और उसके कारण बेबी को कुछ रिस्क हुआ हो। ठीक है, तो दिस ऑल आर अबाउट दी मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम। होप you all understood that topic. So thanks for listening. Thank you.